अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आवाज आ रही है? सोनू जैन जी, यदि आवाज आ रही हो मेरी तो प्रतिमा देवी जी गंगवाल साहब से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप आध्यात्मिक भजन जो आत्मा के ऊपर गाने वाले थे वो भजन गाने की कृपा करें। प्रतिमा देवी जी गंगवाल साहब, पुणे महाराष्ट्र। पंडित जी। हाँ जी प्रतिमा साहब, दीदी नहीं आई। आप मेरी आवाज आ रही है आपके पास? एकदम बढ़िया से आ रही है। अच्छा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सप्तसाहूणम। पंच परावर्तन का विषय 10 मिनट पढ़ने के बाद में हमारे सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हमको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। पेज नंबर 7 पंच परावर्तन में अर्ध पुद्गल परावर्तन का संसार कितना बताया गया है तो आचार्य हमें बताते हैं यह भी अनंत काल है। इतना संसार निगोद में जाने से ही पूरा हो सकता है। अगर कोई इस संसार को पूरा करता है तो उसी भव से अथवा 2, 4, 5 भव से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे मोक्ष जाने में अनंत काल लगे ही। अर्थात सभी सम्यक दृष्टि अर्धपुद्गल परावर्तन करते ही है, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। वे आहारक शरीर को प्राप्त करने वाले मुनि महाराज के मिथ्यात्व उदय में आ सकता है। अगर वे क्षायोप सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व उदय में आ सकता है, और अगर वह मिथ्यात्व में रह गए, निगोद चले गए, फिर आए तो आहारक शरीर वाले मुनि महाराज भी यह सारी अवगाहना पूरी कर सकते हैं। क्रम से सारी अवगाहनाओं को प्राप्त करते हुए पुनः अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा करेंगे। इसका काल कितना है? अनंत काल है। जो आया है कि 3 शरीर 6 पर्याप्ति, 3 शरीर में औदारिक विक्रियक और आहारक शरीर हैं, कार्मण और तेजस नहीं है। कार्मण कर्म रूपी है और तेजस कार्मण के साथ साथ रहता है। पेज नंबर 8। 9 कर्म वर्गणाओं में 3 शरीर के योग्य और 6 पर्याप्ति के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को क्रम पूर्वक पूरा करते हुए पूरा करता है, उसको अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। कोई सम्यक दृष्टि अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा करेगा ही ऐसा नहीं है कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो कहते हैं उसका द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन खत्म हो गया। उसका कौन सा परावर्तन बच गया? सिर्फ 9 कर्म परावर्तन बच गया। सवाल उठता है कि क्या वह शरीर को ग्रहण करते हुए अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में घूमते हुए
द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव उसको नहीं होगा, होगा तो जरूर किसी न किसी द्रव्य कर्म परमाणुओं को भोगेगा, किसी न किसी क्षेत्र में जन्म लेगा, किसी न किसी काल में जन्म लेगा, कोई न कोई भव में जन्म लेगा और अपने भावों से ही जन्मेगा, अपने पर्यायों को ही धारण करेगा, पर ऐसा नहीं है कि क्रम पूर्वक उसको पूरा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि उनका 4.5 परावर्तन खत्म हो गया। यूं तो संसार में जब तक हैं तब तक तो द्रव्य को भी पाएंगे, काल में भी रहेंगे, क्षेत्र में भी रहेंगे, भव को भी पाएंगे, लेकिन जो क्रम पूर्वक परावर्तन हो रहा था वह उनका समाप्त हो खत्म हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन को ही नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार यह आज पंच परावर्तन के बारे में पढ़ा गया। अब इसके बाद में आगे कल पढ़ा जाएगा। अब मैं पहले प्रतिमा बहन जी अगर आ गए हों और उनको भजन गाने की जो है इच्छा हो तो आप प्लीज भजन गाएं। सोनू जैन जी देख लीजिए प्रतिमा बहन जी हैं क्या? हाँ वो आ गई हैं अभी। हाँ तो जय उनसे जिनेन्द्र। निवेदन है प्लीज। प्रतिमा देवी जी गंगवाल साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आध्यात्मिक भजन गाने की कृपा करें। जय जिनेन्द्र। जय पता जिनेन्द्र। नहीं अपना जो विषय चल रहा है समय सार में जीव के ऊपर, सब 7 तत्वों में सबसे पहले हमें जीव का ही जानना है, हम क्या हैं। बस बहुत ही सुंदर है। किसी पंथवाद में न जाते हुए अगर सुने तो वह क्या कह रहे हैं, वह मेन इम्पोर्टेंट चीज है। सुबह ही अपने को भैया जी ने कहा है कि अपने को आंखें बंद करके अगर चिंतन करना है तो इसका हम चिंतन कर सकते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं आनंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अति उत्तम, बहुत सुंदर बहन जी आध्यात्मिक भजन आपने गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र निवेदन है कि आप प्राणायाम के बारे में सिखाने की कृपा करें प्लीज। गंगवाल जी साहब हैदराबाद निवासी।
विषय है, लेकिन हम प्राणायाम करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तो ही हम ध्यान कर पाएंगे, अध्यात्म कर पाएंगे और सिद्धांत का अभ्यास कर पाएंगे। हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम 10 प्राणों में एक प्राण है प्राणापान, मतलब श्वासोश्वास। तो श्वासोश्वास को कैसे कंट्रोल करना है और श्वासोश्वास कैसे लेना है, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। अब श्वासोश्वास क्या है? हमारी आयु जो है वो हमें श्वासों में दी गई है। हमारी आयु काल में नहीं है कि आप इतने साल जियोगे, इतने महीने जियोगे। आपकी श्वास कितनी दी है उतने दिन आप जीने वाले हैं। क्वांटिटी दी है, श्वास कुछ करते हो, इसके ऊपर आपकी आयु डिसाइड होगी। यदि आप धीरे धीरे श्वास लेते हो तो आप ज्यादा जियोगे। आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हो, ज्यादा गुस्सा करते हो, ज्यादा भागदौड़ करते हो, तो आप कम जियोगे। आपकी लाइफ उतनी कम टाइम के हिसाब से कम हो जाएगी। आपके श्वास तो उतने के उतने ही रहने वाले हैं। तो आपको श्वासों को धीरे धीरे कैसे करना है, इसकी आदत आपको करना है, और ये आदत आपको प्राणायाम से होगी। यदि आप प्राणायाम करने की आदत करोगे तो आप 1 मिनट में कम श्वास लेने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, और फिर वो हिसाब से आपकी लाइफ बढ़ेगी। जैसे ही प्राणायाम करना शुरू करते हैं, ध्यान रखना है। अब प्राणायाम जनरली हम किसी को जब श्वास लेने को कहते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप भी कोशिश करके देखिए, आपको जब श्वास लेने को बोलते हैं तो जनरली ये होता है कि पेट अंदर चला जाता है और छाती खुल जाती है। ये 100% गलत है। आप जब श्वास भरते हो तो आपका श्वास नासिका के थ्रू आप जो श्वास लेते हैं वो आपके लंग्स में जाता है, फुफ्फुस में जाता है, आपके लंग्स में श्वास जाता है, लंग्स में हवा भरी जाती है। और यदि आपको लंग्स में हवा भरनी है तो आपको लंग्स को फैलाने के लिए जगह देनी पड़ेगी, फैलने के लिए स्पेस देनी पड़ेगी, उतना आकाश उसको वहां देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नीचे की ओर ढकेलना पड़ेगा। एक बीच में डायफ्रागम होता है शरीर के, और उसमें आपका ट्रंक जो है वो 2 भागों में विभाजन होता है। ऊपर के विभाग में आपका लंग्स और हार्ट रहते हैं, और बाकी नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे रहती है। इस प्रकार से हमें श्वास भरते समय पहले पेट फुलाना है और श्वास छोड़ते समय पेट खाली करना है। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए 99% लोगों का उल्टा होता है। जब श्वास भरने को कहते हैं तो पेट फुला के श्वास भर लेते हैं, और पेट जब फूल जाता है, मतलब पेट जब अंदर चला जाता है और छाती जब फूल जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर की ओर चली जाती है और लंग्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, और इसके लिए आपका जो श्वासों का इंटेक है वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स में उतनी जगह नहीं रही है, आपने लंग को दबा दिया है, लंग को फैलने की जगह नहीं दी है। तो इसके लिए श्वास भरते समय आपकी पेट अंदर जाके छाती खुलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्राणायाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास मतलब लंबे गहरे श्वास। आपको धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना है, पेट फुलाना है, छाती को और फिर बिल्कुल ब्रीदिंग से आपको आपकी रीढ़ की हड्डी ध्यान मुद्रा लगानी है। ध्यान मुद्रा कैसे लगाई जाती है? अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए इस तरह, और तीनों उंगलियों को धरती की ओर लगाते हुए कोहनियों में थोड़ा सा मोड़ लाते हुए आपको बैठना है। आप जहां तक हो सके पद्मासन में बैठे। पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या आप चेयर पे बैठ सकते हैं। और अब जनरली हम हाथों पे हाथ धर के भी बैठ जाते हैं, वो
हमारा आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए ये स्थिति ठीक है, लेकिन इसको ये ध्यान मुद्रा कहा है कि ध्यान मुद्रा में हम बैठते हैं प्राणायाम करने के लिए। तो लंबे गहरे श्वास आपको इस समय भरने के लिए ये स्थिति लेनी है। श्वास भरना है, पेट फुलाना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट खाली करना है। जितने लंबे गहरे आप श्वास लेंगे उतने आपकी आयु बढ़ेगी। और लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास के बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करना है वो आपको एक नासिका से श्वास भरना है और उतने समय में ही दूसरे नासिका से श्वास छोड़ना है। बीच में आपको रुकना नहीं है। आपको एक साइड से श्वास भरना है, आप लेफ्ट से श्वास भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जितने समय में आपने श्वास लिया है उतने समय में ही आप दूसरे साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इस तरह आपका एक चक्र पूरा होगा श्वास का। तो ये एक श्वास आपका हो जाएगा। आपने श्वास एक चक्र, श्वास तो दो हो जाएंगे, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, मतलब लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। उसके लिए आपको मुद्रा लेनी पड़ेगी, एक नासिका आपको बंद करनी पड़ेगी। तो मुद्रा कैसी ली जाती है प्राणायाम की? आपकी हाथों की पहली दो उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको अंदर की ओर दबा दो, अंगूठे के बेस पर लगा दो इस तरह, और फिर अपना अंगूठा राइट नासिका पर रख के रिंग फिंगर लेफ्ट नासिका पर रखिए। बिल्कुल जेंटली टच करना है, जेंटली बंद करना है। आपको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, नासिका को एक साइड टर्न नहीं करना है। बिल्कुल जेंटली आपको एक नासिका बंद करके दूसरा नासिका खोलना है, बिल्कुल जेंटल। और आपको अभी शुरुआत करनी है तो आप पहले लेफ्ट नासिका खोल लेंगे और लेफ्ट नासिका खोल के श्वास भरना शुरू करेंगे। आप जब तो गिनती करिए, आप शुरुआत में हो 5 की गिनती या 1 से 8 की गिनती तक श्वास भरे और उसके बाद में 9 से 15 की गिनती तक या जैसे भी दुगुना उतने ही समय में आप दूसरे साइड से श्वास को छोड़ने की कोशिश करेंगे। आप जब श्वास भर के धीरे धीरे श्वास भर के धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो आपके लंग्स को आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए समय मिलेगा। अन्यथा होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी जब श्वास भरते हैं तो जितना हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया है उसमें से हार्डली 20% भी ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं और वापस भेज देते हैं। इससे वजह से हमारे लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, और लंग्स को ज्यादा जब काम करना पड़ेगा तो हमारी लंग्स की तो कैपेसिटी है, जल्दी लंग्स हमारे थक जाएंगे और जल्दी उनकी क्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हमको लंग्स को टाइम देना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। और जब हम धीरे धीरे श्वासों की प्रैक्टिस करेंगे या हम जब अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारे लंग्स को टाइम अधिक मिलेगा। और इस तरह आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। जैसे मैं 1-2 चक्कर करके बताता हूँ। अभी मैंने राइट नासिका बंद कर दी है, लेफ्ट नासिका खुली रखी है, लेफ्ट नासिका से श्वास भर रहा हूँ 1 से 10 की गिनती तक। श्वास भरूंगा से 20 की गिनती तक, बिल्कुल धीमे धीमे। आपको याद रखना है जब भी आप श्वास भरते हो या छोड़ते हो तो कोई फोर्स नहीं रहे, तो धीमे धीमे श्वास भरेंगे और धीमे धीमे श्वास छोड़ेंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके आगे जब अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपका परफेक्शन हो जाता है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि हम श्वास भरते हैं और श्वास को रोकते हैं। अब हम लंग्स को और ज्यादा अधिक टाइम देना चाह रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए, तो श्वास भरेंगे और दोनों नासिका बंद करके श्वास को रोकेंगे और फिर श्वास को रोकने के पश्चात फिर धीमे धीमे दूसरे साइड से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। इसको रेचक, कुंभक, पहले पूरक मतलब श्वास भरना, फिर कुंभक श्वास रोकना, फिर रेचक श्वास छोड़ना, ये 3 टर्म बताई गई है। तो पहले हम अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमको प्रपोर्शन थोड़ा बदलना है, क्योंकि हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है श्वास को रोकने की या लंबे गहरे श्वास करने की। तो अब हम एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। हम
नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में जितने समय तक आपने श्वास भरा है उससे दुगने समय तक आपको श्वास को रोकना है, और जितने समय में आपने श्वास को दूसरे साइड से श्वास को छोड़ना है। 1:2:2 का प्रोपोर्शन आपको रखना है। मतलब ये समझिए कि आप श्वास भरते समय 1 से 5 की गिनती कर रहे हो, 1 से 5 गिनने तक श्वास भरी है, फिर 6 से 15 की गिनती तक श्वास को रोकी है, फिर 16 से 25 की गिनती तक श्वास को छोड़िए। जनरली ये पाया जाता है कि हम श्वास को रोक तो लेते हैं, कोशिश करते हैं अधिक से अधिक रोकने की, पर जब श्वास छोड़ने की पारी आती है तो हम एकदम से श्वास को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी देर में श्वास रोका है उतनी देर में बिल्कुल धीरे धीरे ही श्वास छोड़ना है, अन्यथा आपके लंग्स को थोड़ा डैमेज हो सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप सबने बलून फुलाया है तो हम श्वास भरते हैं, श्वास को रोकते हैं तो हमारे लंग्स एकदम से उसका टेंशन रिलीज कर दिया तो क्रम्बल हो जाएगा, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ेगी, तो वैसे हमारे लंग्स के सेल को थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। इसके लिए ये याद रखें कि श्वास हमको बिल्कुल धीमे धीमे ही छोड़ना है। तो 1:2 इसका 2 प्रोपोर्शन इसमें रखना है। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, रोकेंगे दुगने समय तक, राइट से छोड़ेंगे दुगने समय तक, फिर राइट से भरेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये आपका एक चक्र पूरा होगा। आप इस तरह और बहुत सारे प्राणायाम हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम के मेरे वीडियोस बने हुए हैं। ये वीडियो यदि आप चाहे तो मैं समय सार ग्रुप में तीनों भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है हमारा अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम मतलब हमारे जठराग्नि को तीव्र करने के लिए हम वो प्राणायाम करते हैं। और जठराग्नि तीव्र कैसी होगी? हम जितने भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी कुछ एरोबिक्स करते हैं, जो भी कुछ बाहर के मसल्स बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमारे शरीर के आंतरिक ग्रंथियों को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। हमारे शरीर के आंतरिक ग्रंथियों का मसाज करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। अब अग्निसार प्राणायाम हमके जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मसाज कर देता है। एक एक ग्रंथि हमारी प्रभाव में आती है, सारी मसाज, सारी एक एक ग्रंथि के हम मालिश कर देते हैं, मसाज कर देते हैं और एक एक ग्रंथि प्रभावित करते हैं। इसमें क्या करना होता है? आपको पहले श्वास भर लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर धीमे धीमे पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पूरे श्वास को, और पेट को खाली कर दीजिए। अपने नाभि को रीढ़ के पास ले जाइए जितना अंदर जा सके, और फिर खाली पेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जर्क दे दीजिए। आपका श्वास बाहर निकला हुआ है, पेट खाली है, पेट को आगे पीछे करके आप जर्क दे रहे हैं। इसमें एक थोड़ा थोड़ा श्वास बीच में आएगा, आने दीजिए, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयास पूर्वक श्वास नहीं भरना है, क्योंकि अब जब भी पेट को आगे पीछे करते तो थोड़ी सी श्वास बीच में आ जाती है, आने दीजिए। लेकिन एक बार में जितने आवृत्तियां कर सकते हैं, जितनी बार पेट को आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे करिए, तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी आपके इंद्रिया है, जो भी आपके ऑर्गन्स है, सारी मसाज हो जाएगी। आपकी जठराग्नि बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपको गैस का प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा, इंडाइजेशन कभी नहीं होगा और आपका पेट नरम होगा। हमेशा सब लोग कहते हैं कि हमारे पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए। ये कभी भी एडवाइजेबल है। हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे, हमारा पेट नरम रहेगा तो हमारा डाइजेशन वगैरह अच्छा रहेगा, और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, रोग नहीं होगी हमें, और हमारे पैर गर्म रहेंगे तो पूरी शक्तियां हमारी पैर में रहेगी और हम अच्छे एक्टिव रहेंगे, चलने के लिए, फिरने के लिए हमारा एक्टिवनेस बढ़ेगा। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि भाई आपको पैर गरम, पेट नरम और मस्तिष्क तो आपको पेट नरम रखने के लिए ये अग्निसार प्राणायाम मैंने बताया। जैसे भी आप अग्निसार प्राणायाम करेंगे आपका पेट नरम हो जाएगा।
डॉक्टर भी हमेशा जब आपको दर्द होता है तो आपका पेट इसके लिए चेक करते हैं कि आपका पेट में नरम है या कड़ा है या कहीं कुछ और तकलीफ है, वो पेट में चेक करते हैं। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको पोजीशन लेनी है। आप जैसे भी बैठ सकते हो, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आसन है, और आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है इस तरह, और कोहनियों को थोड़ा सा बाहर निकालना है। फिर श्वास को भरना है धीमे धीमे, और श्वास को थोड़ी देर रोक के रखना है, और फिर धीमे धीमे श्वास को बाहर निकाल देना है। आपका श्वास पूरा बाहर निकल जाएगा, पेट खाली हो जाएगा। फिर आपको नाभि को अंदर की ओर ले जाना है, पेट को अंदर की ओर ले जाना है, नाभि को रीढ़ के पास ले जाने का प्रयास करें, और जितने अंदर पेट चला गया उसके बाद में फिर खाली पेट का संचालन आपको करना है। मैं एक बार आपको करके बता रहा हूं। फिर श्वास भर लेना है और शांत हो जाना है। आपको जितने अधिक करना है उतने करना है, कर सकते हैं उतने करना है। वो करने से ये कम देखना है कि कम से कम 35 से 40 बार तो पेट का संचालन होना चाहिए। इसके आगे का जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपाल मतलब हमारा फोरहेड, और उसको चमकाना, कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम स्थिति सामान्यता यही है, सिर्फ पोजीशन रिवर्स है। हमने अग्निसार प्राणायाम जो किया था खाली पेट में किया था, और कपालभाति जो प्राणायाम करेंगे भरे हुए पेट में करेंगे। मतलब आपको श्वास भर लेना है, पेट को फुला लेना है, और फिर इंस्टॉलमेंट में धीमे धीमे श्वास को बाहर फेंकना है। इसमें क्या होगा, आपके लंग्स को, मस्तिष्क को, सारी सिस्टम को थोड़ा सा जर्क मिलेगा, और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। आपका लंग्स में यदि कोई इन्फेक्शन हो दूर हो जाएगा। आपको जरूर ये प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम मैं एक बार फिर से एक बार करके बताता हूँ आपको। हाथों की स्थिति वही है जो अग्निसार में थी, कोहनियां जरा सी बाहर निकली हुई। ये इसके लिए कि हमारे कंधे को सपोर्ट देना है, शरीर को सपोर्ट देना है, हमारा शरीर बाकी कोई ना हिले। जब मैं ये कह रहा हूँ कि पेट आगे पीछे हुए तो पेट ही हिलना है, कंधे भी ना हिले, बिल्कुल स्टेडी रहना चाहिए शरीर। अब कपालभाति में भी कपालभाति में करके बता रहा हूँ। आपको श्वास भरना है, श्वास को रोकना है, और फिर इंस्टॉलमेंट में श्वास को बाहर निकालना है। और जब ऐसा लगता है कि पूरा श्वास बाहर निकल गया, सामने झुक के पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए, और फिर सामान्य हो जाइए। मैं एक बार करके बता रहा हूँ आपको। इस तरह ये कपालभाति प्राणायाम हो गया। और भी कुछ बहुत सारे प्राणायाम हैं, अभी 6 मिनट बाकी है सिर्फ, तो वो हिसाब से मैं अभी अगले प्राणायाम नहीं सारे प्राणायाम मेरे वो तीनों वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये तीनों वीडियोस मैं आज ही अपने ग्रुप में लोड कर दे रहा हूँ। जिसको इच्छा हो वो वीडियो खोलकर आप देख सकते हैं और प्राणायाम के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना हो तो अपना हाथ ऊपर करे, और आप या शंका जिसी को है वो आप पूछ ले सकते हैं। पंडित जी सर। हाँ जी साहब, सोनू बहन जी, सोनू जैन जी।
जिनको भी हाँ कोई पंडित जी। प्रश्न, हाँ जिनको भी कोई प्रश्न करना हो हाँ जिनको भी कोई प्रश्न करना हो प्लीज। मंजू दी कुछ पूछना चाह रही है। ये सांस को लंबा कर बोलिए नहीं मंजू कर दी। पाते हैं। हाँ, सांस को भैया जी, सांस को बहुत देर तक नहीं रोक पाते हैं, तो ये कैसे बढ़ाएं अपनी स्टेमिना? सुना क्या उन्होंने? क्या हुआ, कहाँ गए वो? भाई साहब, सर जी, श्री जयचंद जी गंगवाल साहब, मंजू बहन जी ने जो प्रश्न किया प्लीज उसका उत्तर देने की कृपा करें। प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया, इसके लिए मैं हाँ ठीक से सुन नहीं पाया। हाँ, सांस को जैसे बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लगता है कि हम दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। तो हाँ, करती रोज हूँ मैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे श्वास को लंबा करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि अनुलोम विलोम में आपको 1 से 5 की गिनती करना है या 1 से 7 की गिनती करना है। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वो गिनती आपके 1 से 15 तक जाएगी, 1 से 20 तक जाएगी। मेरे को एक्चुअली करते बहुत साल हो गए, मैं रोज करती हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन सब, लेकिन है ना बढ़ा नहीं पाती हूँ कि 10 या 15 तक काउंटिंग हो जाए, उतना नहीं बढ़ पाता, पता नहीं क्यों। आप अनुलोम विलोम में पहले ये करिए, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस तो आपका लंबा होगा। वैसे तो आपके ये लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंड है। आपके नॉर्मली अभी मेरी जो बताता हूँ प्रैक्टिस के, मैं 1 से 25 की गिनती तक, 1 से 20 की गिनती तक जाता हूँ और मेरा नाड़ी शोधन का एक चक्र जो है 100 तक का चलता है। तो और शुरुआत में मेरे यही चक्र मैं 5 की गिनती से चालू किया हूँ। तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे आपको, आप बहुत सालों से यदि कर रहे हैं तो कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे, ये देख लीजिए। नहीं वैसे तो मतलब क्योंकि ट्रेनर के उसमें ही किया है पर रोक नहीं पाती हूँ। मतलब आप लंबा नहीं होता है, ओम भी जैसे कई जन कितना लंबा खींच लेते, मैं नहीं खींच पाती। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है ओम लंबा खींचते हैं, लेकिन ओ को ज्यादा लंबा खींचते हैं, मकार को उतना नहीं ले जा सकते हैं। मैंने कल ओम के इसमें बताया था कि आपको जितनी देर ओ करना है उतनी देर ही म करना है, क्योंकि आपका खास फायदा जो है शरीर के हिसाब से जो भी है फायदा है। क्योंकि मकार जब करते हो आप तो आपके ब्रेन के सेल्स सारे न्यूरॉन्स आपके कंपायमान होते हैं और सारे न्यूरॉन्स कंपायमान होने के वजह से आपकी पावर बढ़ती है, रिमेम्बरेंस पावर बढ़ती है, आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ती है। अब जैसे हम कहते हैं कि भी केवल ज्ञानावरण कर्म की वजह से हमारे सारे ज्ञान बंद है। जिस रोज 100% हमारे न्यूरॉन सेल काम करना चालू करेंगे उस रोज केवल ज्ञान हो जाएगा। हमारे हार्डली 10%, 5% भी न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं। तो ये न्यूरॉन्स ज्यादा काम करने के लिए हमको कंपन बढ़ाना है और कंपन बढ़ाने के लिए हमको ओम के उच्चारण के समय मकार बढ़ाना है। मैंने आज अभी आपको भ्रामरी प्राणायाम करते हो क्या?